हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीआईएसएस। तो एडीसीए सीरीज का ये लेक्चर नंबर 6 है और अभी तक हम अपने पिछले वीडियोस में कंप्यूटर में कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर जो कि प्री इंस्टॉल्ड होते हैं इनके बारे में हम समझ चुके हैं। जैसे नोटपैड हो गया, नोटपैड में फॉन्ट एंड लाइन पैराग्राफ क्या होता है, एडिटिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है। पेंट में यहाँ पर हमने इमेजेस के अलग अलग टाइप को समझा, इमेजेस के साथ में थोड़ा बहुत काम करना सीखा बेसिक लेवल पर। और इसके अलावा हमने वर्ड पैड में डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, पैराग्राफ की सेटिंग क्या है, रूलर एंड टैब सेटिंग क्या होती है, और अलाइनमेंट हो गया, एडिटिंग फॉर्मेटिंग, पेज को सेट करना, प्रिंट करना, ये सब चीज़ें हम समझ चुके हैं। और कंप्यूटर में कुछ और बेसिक चीज़ें जैसे डेस्कटॉप का इंटरफेस, टाइटल बार, टास्क बार, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन एंड क्लोज करना, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके। तो अभी तक हमने कंप्यूटर में इतना सीख लिया है कि हमें ये आइडिया लगे कि हाँ कंप्यूटर में किस तरह से काम किया जाता है, ठीक है। जो कि हमने बेसिक सॉफ्टवेयर ही सीखे हैं। आने वाले वीडियोस में हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे, लेकिन आपको इतना पता चल चुका है कि कंप्यूटर में बेसिकली हमें सीखना क्या होता है। हमें सीखना होता है सॉफ्टवेयर, जिस तरह का काम करना है वैसा सॉफ्टवेयर सीखना है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन सॉफ्टवेयर हैं जो कि हर फील्ड में यूज होते ही होते हैं। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, तो इन तीनों सॉफ्टवेयर को हम सीखेंगे। इसके अलावा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपका टैली प्राइम, टैली ईआरपी हो गया। डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में आपका फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ हो गया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर अभी देखिए बाकी हैं, मतलब अभी तक हमने सिर्फ बेसिक सॉफ्टवेयर ही कवर किए हैं, लेकिन इससे आपको इतना आइडिया लग गया कि हम कंप्यूटर में किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब आने वाले वीडियोस में हम माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, जो कि जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, इसको हम सीखेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी कुछ आने वाले 3 से 4 वीडियोस में हम कंप्यूटर की जो बेसिक फंडामेंटल की थ्योरी है इसके बारे में समझने वाले हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे एग्जाम हैं, ठीक है, जहां पर कंप्यूटर में थ्योरी पूछी जाती है या कंप्यूटर के थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर की हिस्ट्री हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसके अलावा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, अलग अलग टाइप की मेमोरी। तो इन सब टॉपिक को हम थोड़ा सा डीपली और अच्छे से समझने वाले हैं, ताकि आपको रटना ना पड़े, समझ में आए, ठीक है, हर एक चीज़। तो यहाँ पर इसके हमने नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, अभी आपको बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है। और आने वाले 2 से 3 वीडियोस में हम इन सभी टॉपिक को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में खास करके ये समझेंगे कि कंप्यूटर की बेसिक फंडामेंटल की थ्योरी कहाँ से स्टार्ट होती है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से कंप्यूटर काम करता है, कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, और इस तरह से चीज़ों को हम समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम नोट्स जो है वो आपको डाउनलोड करना बताते हैं, और फिर उसी नोट से हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो वेबसाइट यहाँ पर आपको पता है यूपीसीआईएसएस, ठीक है, सर्च करना है आपको यूपीसीआईएसएस। वेबसाइट हमारी है upcISS.in, ध्यान रखना। इसे हम ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें चले जाना है नोट्स में। सीधा नोट्स में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको सभी नोट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ये एडीसीए कोर्स की मतलब जो प्लेलिस्ट है इसके नोट्स हैं। तो यहाँ पर ये इसका सिलेबस और कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल, ठीक है, सिंगल क्लिक में ये आपका डाउनलोड होगा। बाकी शॉर्टकट की, कीबोर्ड सिंबल, हिंदी टाइपिंग के लिए जो फॉन्ट होता है, कैरेक्टर मैप, ये भी हमने दिया है। इसको आगे बताएंगे, जब हिंदी टाइपिंग बताएंगे तब इसे डाउनलोड करना, मतलब डाउनलोड करना क्या हो तो आप कर ही पाएंगे, यूज करना बताएंगे। फिलहाल नोट्स यहाँ पर हमने सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर लिए। अब चलते हैं यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में और ओपन करते हैं नोट्स अपने, और इसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो नोट्स हैं वो एडीसीए कोर्स के हैं। बेसिकली एडीसीए मतलब एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और नीचे यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये चैप्टर वाइज यहाँ पर हमने दे रखा है, ठीक है। ये नोट्स जो है 163 यानी 163 पेज के हैं, आपके 163 पेजेस के नोट्स हैं। काफ़ी बेस्ट नोट हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टॉपिक को हमने बहुत ज़्यादा लेंथी एक्सप्लेन नहीं किया है। लेंथी का मतलब ये है क्योंकि हम कंप्यूटर को 0 लेवल से यानी बेसिक से सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हाँ कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। मतलब हर एक टॉपिक को भले ही ब्रीफ में, लेकिन हाँ उसका एक्सप्लेनेशन जरूर होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना बात। तो ये चीज़ है, तो हर एक टॉपिक को यहाँ पर हमने ढूंढ करके एक्सप्लेन किया है। अगर आप उस टॉपिक को डीपली समझना चाहते हैं तो वो अलग कॉन्सेप्ट है अपना, ठीक है। मतलब कंप्यूटर में क्या है, मतलब किसी भी चीज़ में क्या होता है, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको बेसिक, मतलब उसका बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक पढ़ते पढ़ते आपको अपने आप से खुद ही आइडिया लग जाता है कि हमें उस सब्जेक्ट में या उस प्रॉपर कोर्स में कौन से टॉपिक को पकड़ना है और कितना उसे डीपली पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो आपके एडीसीए के नोट्स हैं, यानी कि कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल की जो थ्योरी है, ठीक है,
तो ये आपके लगभग कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं उन सभी में लागू होती है, चाहे आपका ADCA कोर्स हो, DCA हो, CCC हो, O लेवल का पहला मॉड्यूल हो, मतलब O लेवल का कोर्स हो, या कोई भी कंप्यूटर का कोर्स हो, क्योंकि हम बेसिक से सीख रहे हैं। तो आप कंप्यूटर में कोई भी कोर्स करें, बेसिक में सिखाया तो सब वही जाएगा, कोर्स का नाम कुछ भी हो वो अलग मैटर करता है, उससे मतलब नहीं है। कोर्स क्या है? कोर्स कुछ नहीं है, कोर्स बस इसका एक नाम दे दिया गया, इसका पर्टिकुलर एक सिलेबस है और मार्केट में उसी नाम से उसी चीज़ को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बस इतनी सी बात है। बाकी कोर्स का कोई मतलब थोड़ी है। कंप्यूटर में तो हमें बेसिकली मेनली सॉफ्टवेयर सीखना है, और अलग अलग काम को करने के लिए कंप्यूटर में अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। बस जिस तरह का काम करना है वैसा सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, और जो कॉमन सॉफ्टवेयर हैं जो हर जगह यूज होते हैं वो उतने सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए, बस हो गई, इतनी सी बात है। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब ये तो हमें भी पता है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्योंकि वो बिजली से चलती है। लेकिन यहाँ पर ये कहना और भी बेहतर होगा कि कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ध्यान रखना, क्या? कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इसलिए क्योंकि डिजिटल वर्ड जो है जिससे भी जुड़ जाता है उसका मीनिंग ही बदल जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो आपका फ़ैन भी है, आपके घर में जो पंखा लगा है, फ़ैन लगा है, आपने बटन ऑन किया और आपका फ़ैन चालू हो गया, जो कि बिजली से चलता है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहलाएगा, सीधी सी बात है। आपका फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, वो भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो उसको बोलेंगे ना जो बिजली से चलती है। तो कंप्यूटर हमारा क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यहाँ पर डिजिटल वर्ड लिखना भूल गए, कोई नहीं, यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कंप्यूटर क्या है? एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ध्यान रखना, डिजिटल इसलिए क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सोच और समझ सकता है, कंप्यूटर जो है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। जबकि आपका जो फ़ैन है, घर में फ़ैन लगा हुआ है, LED बल्ब है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन वो कैलकुलेशन नहीं करता है अर्थमेटिक या लॉजिकल। तो डिजिटल वर्ड जहाँ से जुड़ जाता है, मतलब डिजिटल वर्ड जब भी आपका जुड़ेगा तो इसका मतलब वो अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करेगा, तो उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर क्या है? एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। समझ में आ गई बात? फिर आगे बताया गया है कि जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है, मतलब कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर काम करती है। सीधी सी बात है कि जो हमारा कंप्यूटर है ये जब हम उसको इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश देंगे तभी वो काम करेगा। समझ पा रहे हैं ना बात? बिना इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर कभी भी काम नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग सुन रहे होंगे AI के बारे में, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर जो रोबोट हैं या जो रोबोटिक कंप्यूटर हैं, ठीक है, रोबोटिक ह्यूमन है, तो हमें लगता है कि वो बिना इंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं। ध्यान देना, ठीक है, इसको थोड़ा डीपली समझना। मतलब जो आपके रोबोट हैं, ठीक है, रोबोट या फिर AI कह लें, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बिना इंस्ट्रक्शन के मतलब जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर हैं, यहाँ पर हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं तब जाके हमें आउटपुट मिलता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश, ठीक है। मतलब कंप्यूटर में हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम पेंटिंग का काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को जब हम सिग्नल भेजेंगे, यानी जिसे हम बोलेंगे इनपुट सिग्नल, ठीक है, इनसे इनपुट सिग्नल कह लो या फिर इंस्ट्रक्शन कह लो, एक ही बात है, तब जाके कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करके और फिर रिजल्ट हमें देता है। लेकिन जो आपके रोबोटिक ह्यूमन है या फिर AI कह लो, वहाँ पर भी जो है इंस्ट्रक्शन हमें देना ही पड़ता है। बिना इंस्ट्रक्शन के वो भी काम नहीं करेगा। जिस दिन बिना इंस्ट्रक्शन के काम करने लगेगा फिर तो समझ लो दिक्कत है, ठीक है। तो वहाँ पर चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंप्यूटर में जो हम सिग्नल दे रहे हैं उसी हिसाब का हमें रिजल्ट दे रहा है, जो कि प्री डिफाइन होता है। कैसे? यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक एग्जाम्पल की मदद से आपको बताते हैं। यहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट्स आपको पढ़ करके बताएंगे, नहीं, जहाँ पर जरूरत होगी कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि नोट्स पढ़ने की अगर बात है तो पढ़ तो आप इसको ऐसे ही सकते हैं, ठीक है। नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, फिर वीडियो देखने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर अगर बात करें जैसे नोटपैड है, तो ये नोटपैड आपका ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है। ध्यान से समझना इस बात को, प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझ रहे हैं। तो नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर में इसी तरह के हजारों सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर अलग अलग टाइप के काम किए जाते हैं। तो अब नोटपैड में अगर यहाँ पर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि नोटपैड सॉफ्टवेयर जो है ये टाइपिंग के लिए बनाया गया है, जो कि एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है। नोटपैड क्या है? एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। अगर हम सोचें कि लाओ इस टेक्स्ट का कलर रेड कलर कर देते हैं, या फिर यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करते हैं, या यहाँ पर हम एक ड्राइंग बनाते हैं, तो क्या ऐसा नोटपैड में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि नोटपैड सॉफ्टवेयर को जिसने भी बनाया, ठीक है, नोटपैड सॉफ्टवेयर को जिसने भी बनाया उसने इसमें प्री डिफाइन वर्क डाले। प्री डिफाइन का मतलब कि नोटपैड जो कि एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, तो सिर्फ उसी से रिलेटेड जो उसने फ्रीडम दी है उतने ही काम आप इस सॉफ्टवेयर में कर पाएंगे, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको इसमें टूल भी मिलेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये पॉइंट होता है। तो इसका सीधा मतलब है कि सॉफ्टवेयर को किसी ने बनाया है, जो यहाँ पर हम काम कर रहे हैं वो प्री डिफाइन है, ठीक है।
तो ये जो प्री डिफाइन है, तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम सिग्नल भेज रहे हैं तभी कंप्यूटर काम कर रहा है उसी हिसाब से, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ठीक इसका थोड़ा सा अलग, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या फिर जो हमने रोबोटिक्स की बात की, तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्री डिफाइन होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें प्री डिफाइन नहीं होती। जो उसके पास एग्जिस्टिंग डेटा है उसके बिहाफ पर जो है वो रिजल्ट देता है, तो वहाँ पर वो अपना AI पावर का यूज़ करता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूज़ करता है। लेकिन फिर भी अगर डीपली बात करें तो इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश हमें वहाँ पर भी देने पड़ते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीज़ों को इसी तरीके से समझते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जो हमारे दिए गए निर्देशों पर काम करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर के बना है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अब दो ही चीज़ें आपको अच्छे से पता है कि कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर हार्डवेयर में वो सारे कंपोनेंट आ जाएंगे जो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल पार्ट होते हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, उठा करके तो रख सकते हैं, कहीं भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, वो हमारा क्या है, फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर कोई फिजिकल कंपोनेंट नहीं है, ये जस्ट एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है। अब ये प्रोग्राम होता है, इंस्टॉल होता है, इसका क्या मतलब है? तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने के लिए लें तो यहाँ पर आप इसको इमेजिन करना, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको अपने पापा की तस्वीर मतलब इमेजिन करते हैं। जब भी आप अपने पापा को याद करते हैं तो माइंड में आपके एक इमेज बनती है, ध्यान से समझना, माइंड में आपके क्या बनती है, एक इमेज बनेगी पापा की, नहीं बिल्कुल बनेगी। तो क्या वो इमेज आपके दिमाग में एज इट इज़ स्टोर है किसी फिजिकल फॉर्म में? आपका अगर दिमाग खोला जाए तो क्या वो एक फ़ोटो, एक इमेज निकलेगा? नहीं। और इस तरह की लाखों हज़ारों इमेजेस, जो चीज़ें, जो इंसिडेंट आपको याद हैं या जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में स्टोर हैं, जो कि एक डेटा है। क्या है? डेटा। वो हर एक पर मतलब जो भी आपके दिमाग में स्टोर है वो सब डेटा ही है, ठीक है। और जब भी ज़रूरत होती है उस हिसाब से उस डेटा का आप यूज़ करते हैं। समझ पा रहे हैं ना बात को? यहाँ पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में जो भी डेटा या जो भी चीज़ें स्टोर हैं, या हमने आपसे बोला कि आप जो है वो 4 + 3 कितना हुआ, तो आपने बता दिया = 7, यानी आपने बोला कि 7 हुआ। तो ये जो 4 + 3 है या जो भी चीज़ें हैं, ये क्या हो रहा है? ये प्रोसेसिंग चल रही है, जो कि आपका सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को। अब जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जो बॉडी है यानी कि जिसे आप तोड़ सकते हैं, जो बीमार हो सकता है, जो खराब हो सकता है, ठीक है, जिसे रिपेयर किया जा सकता है, तो ये सब आपका क्या है, ह्यूमन बॉडी है, यानी कि इसे हम हार्डवेयर कह सकते हैं। मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं, हार्डवेयर। और आपके दिमाग में जो डेटा स्टोर है, जो प्रोसेसिंग चल रही है, अगर आप सोचें कि दिमाग को खोला जाए तो अंदर क्या डेटा निकलेगा? नहीं, कुछ नहीं निकलेगा, शून्य है। लेकिन फिर भी सारे विचार, सारी चीज़ें आपको याद हैं, ठीक है। तो वो सब आपका क्या है, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए इसे हम क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर। तो ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये भी दो चीज़ों से ही मिल के बना है। कंप्यूटर में भी दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और एक ह्यूमन बॉडी यानी कि एक व्यक्ति के शरीर जो है वो भी, उसमें भी दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और दोनों की वर्किंग भी लगभग सेम ही होती है। अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आगे। फिलहाल अभी आपको इतना पता चल गया कि कंप्यूटर जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। हाँ, वो अलग बात है कि हार्डवेयर कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हार्डवेयर के अलग अलग टाइप होते हैं, सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग टाइप होते हैं, और कंप्यूटर सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बना है बस। और इसमें से हमें सीखना क्या है, सीखना हमें है सॉफ्टवेयर, क्योंकि हार्डवेयर सीखना है। हार्डवेयर का मतलब अगर हमें कंप्यूटर बनाना सीखना है, ठीक है, नए कंप्यूटर या रिपेयरिंग, तो उसके लिए हमें हार्डवेयर सीखना है। फिलहाल तो हमें सॉफ्टवेयर सीखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यह एक सार्वभौमिक यानी कि मल्टी टैलेंटेड मशीन है, और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए, कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना, गणना यानी कि कैलकुलेशन करना, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, जैसे आज की डेट में तो चलिए हमारे पास कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जहाँ पर हमारा बहुत सारा वर्क जो है वो ईजी हो गया है, आसान हो गया है। लेकिन अगर हम 300 साल पहले चले जाएँ या 500 साल पहले चले जाएँ, ठीक है, मतलब 500 ईयर या 300 ईयर पीछे चले जाएँ, तो क्या वहाँ पर कंप्यूटर या कैलकुलेटर या ऐसा कुछ था? नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पर कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, खास करके कैलकुलेशन की फील्ड में। कैलकुलेशन क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी समय से चली आ रही है और आज भी है, ठीक है। लेकिन उसका अगर हम मशीन या कंप्यूटर ऐसी चीज़ें भूल जाएं तो फिर वो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन, देखिए, मतलब बिजनेस पहले भी थे, मतलब 300 साल पहले, 500 साल पहले चले जाओगे तब भी बिजनेस हुआ करते थे, और उस बिजनेस में लाखों करोड़ों की काउंटिंग भी होती थी, मतलब लाखों करोड़ों नंबर्स या इस टाइप से आप एग्जाम्पल के लिए रुपए मान सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, ये सारी चीज़ें ज़रूरत थी। लेकिन आप यहाँ पर इमेजिन कर पाएँ तो अगर मान लेते हैं कि हमें 1 महीने का हिसाब लगाना है, वहाँ पर हमें बहुत सारे अमाउंट को जोड़ना है,
तो जोड़ने बैठेंगे तो पहली बात तो 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। दूसरी बात, अगर रिजल्ट आया तो वो सही है कि नहीं, इसमें भी डाउट है, मतलब क्योंकि एक व्यक्ति ने यानी ह्यूमन ने जोड़ा है तो ह्यूमन एरर आराम से हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो जब भी कोई समस्या होती है उसके मतलब उसको सॉल्व करने के लिए ही कुछ ना कुछ नया बनाया जाता है। तो जब वो प्रॉब्लम थी तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा सिस्टम बना रहे थे जो हमारे काम को आसान करे। तो बनाते बनाते क्या बना, कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर को ही धीरे धीरे अपडेट किया गया और वहीं से हमारा बना क्या, कंप्यूटर। तो स्टार्टिंग जो है वो कंप्यूटर बनाने की कभी हो ही नहीं रही थी। बनाने के लिए मतलब बनाया क्या जा रहा था, जो हमारे पास प्रॉब्लम थी उसका सलूशन के लिए एक कोई ऐसी मशीन जो कैलकुलेशन करे वो बनाया जा रहा था। और वो बनने के बाद उसी को आगे अपडेट किया गया और क्या बना, कंप्यूटर। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जब भी कोई नई चीज़ इन्वेंट होती है और उसको अपडेट होने में समय लगता है और धीरे धीरे वो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं और उसकी भी एक लिमिट होती है कि वो कहाँ तक अपडेट होगी, है ना। और जिस फील्ड में जिस चीज़ में अपडेट करने की ज़रूरत होती है वहाँ पर उसको अपडेट भी किया जाता है। जैसे कंप्यूटर आने के बाद लैपटॉप आए, फिर मोबाइल फ़ोन भी आए। मोबाइल फ़ोन में फिर धीरे धीरे इंटरनेट और सारी चीज़ें जो कंप्यूटर में थी एज इट इज़ मोबाइल में भी आ गई, क्योंकि कई लोगों ने ये सोचा कि ऐसा भी हो सकता है या होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये तो बातें हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई। ये हमने आपको बताया कंप्यूट क्यों, क्योंकि कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना यानी कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। हिंदी में तो संगणक कहते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और कंप्यूटर जो है वो तेज गति से यानी काफ़ी फास्ट वर्क करता है। क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। ये क्या, इसका मतलब क्या है, तो देखिए कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर फाइनली दो ही काम करता है, वो अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल कैलकुलेशन करता है, बस इतनी सी बात है। अब इसको कैसे हम समझेंगे, तो इसको समझने के लिए हम आगे समझेंगे। ठीक है, जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में देखेंगे, जब हम CPU के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस, वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन क्या है और कैसे कंप्यूटर करता है। मतलब इसी के बिहाफ पर कंप्यूटर सारे रिजल्ट हमें देता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे बढ़े तो कंप्यूटर के कुछ अलग अलग काम को बताया गया है कि कंप्यूटर क्या करता है। तो कंप्यूटर जो डेटा हम इनपुट के रूप में भेजते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को वो एक्सेप्ट करता है। डेटा के जो इंस्ट्रक्शन है उनको स्टोर किया जाता है। इंस्ट्रक्शन के अनुसार डेटा को प्रोसेस किया जाता है और कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल भी करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट हमें देता है। तो मतलब ये सारे कंप्यूटर जो है वो काम करता है मेनली। अब यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर कुछ पॉइंट को हमें समझना जरूरी है कि जब भी हम कंप्यूटर से कोई काम करवाते हैं तो कंप्यूटर उन काम को करने के लिए मतलब 4 मेनली, वैसे तो मतलब समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो मेनली 4 अलग अलग कदम उठाता है। ठीक है, 4 अलग अलग कदम उठाता है वो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन पर काम करने के लिए। ठीक है, ये आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहे हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर इसकी कैलकुलेशन और थ्योरी सब अलग होगी, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि आइडिया लगे कि हाँ कंप्यूटर ऐसे काम करता है। ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, ह्यूमन है, थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन करते हुए समझे। ह्यूमन है और ये हमारा क्या है, ये हमारा है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का मतलब कई लोग मॉनिटर से लगा लेते हैं। मॉनिटर जस्ट वो मतलब एक, जब भी हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि कंप्यूटर सामने रखा है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, ऐसे मॉनिटर रखा है, ऐसे कीबोर्ड है, यहाँ पर ये माउस है और यहाँ पर ऐसे CPU रखा है। ठीक है, इस तरह से कंप्यूटर की इमेज बनती है। बट सही मायने में जो CPU है यानी ये जो मशीन आपकी है ये होता है कंप्यूटर। ये तो जस्ट एक आउटपुट डिवाइस होती है मॉनिटर, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये कुल मिलाकर के ये फाइनली हमारा क्या है, एक कंप्यूटर है और ये क्या है, ह्यूमन है। अब यहाँ पर इसने क्या किया, ह्यूमन ने कंप्यूटर को कुछ सिग्नल भेजे। क्या सिग्नल भेजे, इस व्यक्ति ने, ठीक है, इस व्यक्ति ने इस कंप्यूटर को सिग्नल भेजा कि हमें मान लेते हैं 5x2 करना है। ठीक है, 5x2 कराना है। तो ये जो 5x2 है ये क्या है, पहली बार डेटा, ध्यान से समझना, यहाँ पर ये क्या है, आपका डेटा है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति ने कीबोर्ड से टाइप किया, कीबोर्ड से क्या टाइप किया, 5x2, जो कि क्या कहलाएगा, डेटा। ध्यान से समझना इस बात को। तो डेटा जो है ये यहाँ पर अभी इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। डेटा के अलग अलग फॉर्म होते हैं कंप्यूटर में, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपका कोई टेक्स्ट हो या कोई इमेज हो या कोई वीडियो हो, ऑडियो हो, कुछ भी, एनीथिंग, कंप्यूटर में हर एक चीज़ क्या है, डेटा है। ठीक है, लेकिन उस डेटा के अलग अलग रूप होते हैं, मतलब वो अलग अलग पॉइंट पर डेटा का अलग अलग प्रकार होता है। जैसे हमने इनपुट दिया, कोई भी सिग्नल यानी इनपुट दिया, तो वो हमारा डेटा जो है वो इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश कहलाएगा। तो 5x2 क्या है, इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश है। समझने के लिए आपको बता रहे हैं। तो इसमें डेटा की पोजीशन क्या है, इंस्ट्रक्शन है। कंप्यूटर सबसे पहले जब इस डेटा को रिसीव करेगा 5x2 को, तो वो सबसे पहले तो क्या करेगा, स्टोर करेगा। मतलब पहला कदम क्या था, ध्यान देना, पहला कदम क्या था, डेटा इनपुट आया कंप्यूटर के पास। दूसरा कदम क्या है, उस डेटा को स्टोर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, स्टोर। अब स्टोर क्यों किया जाएगा, मतलब पहले ही 5x2 जो कि हमारा डेटा है इसको स्टोर करने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, 2
व्यक्ति हैं और इस व्यक्ति ने इससे कुछ क्वेश्चन किया, तो ये मतलब पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। ध्यान से समझना है इस बात को। अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो कभी भी ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कंप्यूटर में किस तरह से काम होता है। तो ये मतलब पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कोई क्वेश्चन किया कि चल बता भाई कि 3 + 4 कितना होगा। तो अब जो दूसरा व्यक्ति है ये तो डायरेक्ट बता देगा कि 7 हुआ। कितना आंसर हुआ? 7। लेकिन क्या इसने डायरेक्ट बताया? इसमें कुछ हुआ कि नहीं? कैसे? जब इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कुछ पूछा तो सबसे पहले इस व्यक्ति ने सुना। ध्यान से समझना, क्या किया? सुना, यानी कि डेटा को इनपुट के रूप में रिसीव किया, पहला कदम। दूसरा इसने क्या किया कि 3 + 4 को स्टोर किया, क्योंकि भाई अगर उसने रिजल्ट बता दिया 7 बताया तो उसने तुरंत, इसने पूछा 3 + 4, चूंकि क्वेश्चन आसान था तो उसने तुरंत बता दिया कि 7 होगा। लेकिन इस बीच में सबसे पहले इस दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? सिग्नल को यानी डेटा को सुना, यानी कि इनपुट के रूप में रिसीव किया। फिर दूसरे नंबर पर क्या किया इसने? ये पहला कदम हो गया। दूसरे कदम पे इसने क्या किया कि डेटा को स्टोर किया, मतलब 3 + 4 को याद रखेगा तभी तो जोड़ पाएगा, क्योंकि अगर बिना 3 4 के यानी बिना इंस्ट्रक्शन वाले डेटा के वो आउटपुट कैसे देगा। तो इसने उस डेटा को यानी 3 + 4 को स्टोर किया। तीसरे नंबर पे क्या किया? प्रोसेसिंग, मतलब जोड़ा कि देखा कि हाँ डेटा हमारे पास क्या है? 3 + 4 है, तो इसका मतलब 7 होगा, तो उसने प्रोसेसिंग किया 7। और फिर चौथे पॉइंट पे इसने चौथे कदम पर क्या किया? बता दिया कि भाई रिजल्ट क्या आया? 7 आया, जो कि हमारा आउटपुट कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले इनपुट डेटा रिसीव किया, फिर उसने स्टोर किया, जो कि जिसके लिए मेमोरी यूज होती है, और तीसरे नंबर पे उसने प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस यूज की जाती हैं, और फाइनली आउटपुट आया, यानी कि उसने बताया कि भाई रिजल्ट क्या आया? 7। तो ये यहाँ पर ये सिनेरियो समझ में आया थोड़ा सा कि ये दो व्यक्ति हैं, आपस में यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन किया, तो ये 4 चीज़ें हुई, और ये सबके साथ होती हैं। आप सोच के देखिए, ठीक है। अगर यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जब डेटा इनपुट आता है तो 3 + 4 को स्टोर करने की क्या जरूरत? चलिए आपको हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर एक दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, ठीक है। इसको डिलीट, एक सेकेंड, वापस पूरा डिलीट हो गया। यहाँ पर दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर इस बार इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से पूछा, लेकिन क्वेश्चन इजी नहीं था। इस बार क्या किया गया? इसने कहा कि बताओ कि 5 + 2 + 3 + 1 + 9 कितना हुआ। अब यहाँ पर इतने सारे नंबर हैं कि हमने अगर स्पीड से पूछा अपने सामने वाले दोस्त से कि 5 + 2 + 3 + 1 + 9 कितना हुआ, तो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले 5 + 2 + 3 यानी जो रॉ डेटा है, रॉ का मतलब जो अनप्रोसेस्ड डेटा है, इसे पहले स्टोर किया जाएगा। आप समझ में आया स्टोरेज का पॉइंट? तो सबसे पहले क्या होता है, नंबर 1 पे आपका डेटा इनपुट ही सुना जाएगा, सुनने के बाद उसे स्टोर किया जाएगा, फिर आपकी प्रोसेसिंग होगी और लास्ट में आपका आउटपुट आएगा। तो सारा काम आपका 4 चरणों में हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी सेम प्रोसेस होती है। कंप्यूटर में भी सबसे पहले क्या होता है, मतलब इस व्यक्ति ने जब 5 + 2 डाला तो कंप्यूटर ने उसे क्या किया? उस डेटा को कीबोर्ड के जरिए इनपुट के रूप में स्टोर किया। स्टोर कहाँ करेगा? मेमोरी में। फिर उसके ऊपर हुई प्रोसेसिंग, और फिर फाइनली आया मॉनिटर के ऊपर रिजल्ट, या मतलब जहाँ भी आप रिजल्ट लेना चाहें वहाँ पर आया रिजल्ट। तो कंप्यूटर ने भी इस काम को 4 चरणों में किया। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट के रूप में डेटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है, फिर डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, उसे प्रोसेस करता है, ठीक है, जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन उसे दिया गया है, और फाइनली आउटपुट जो है वो आता है, ठीक है, जिसे हम रिजल्ट बोलते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कई बार यूज किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले डेटा, तो ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। मतलब डेटा आपको कई बार सुनने को मिलेगा। तो डेटा होता क्या है, सही डेफिनेशन क्या है? तो रॉ फैक्ट एंड फिगर जिन्हें प्रोसेस्ड करने की आवश्यकता होती है उसको हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। अब ये मतलब जिन्हें प्रोसेस करने की आवश्यकता है, जो मतलब डेटा का बेसिकली जो है वो रॉ के फॉर्म में हो सकता है, फिगर हो सकता है कोई, मतलब या उसे प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हैं वो सब डेटा है। लेकिन अगर उस डेटा से कुछ मतलब हमें पता चलता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मीनिंगफुल डेटा है, तो उसी डेटा को हम इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं। अगर कुछ कमांड दिया गया है तो उसी डेटा को हम इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं। अगर उसी डेटा पर कुछ प्रोसेसिंग हो रही हो तो उसी को हम प्रोसेसिंग बोलते हैं, या मतलब अनप्रोसेस्ड डेटा बोलते हैं जिसे प्रोसेस किया जा रहा है। तो ये आप समझ पा रहे हैं ना। तो डेटा का मतलब किसी भी फॉर्म में है वो डेटा है। इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल डेटा जो प्रोसेस या ऑर्गेनाइज होता है, जिसे पढ़कर समझा जा सकता है, तो उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। पढ़कर समझा जा सकता है मीन्स यहाँ पर अगर कुछ ऐसे रैंडम सा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ रैंडम सा लिखा है जैसे A B, ठीक है, D ऐसे करके कुछ भी लिखा है, एनीथिंग, तो ये क्या है, ये अनप्रोसेस्ड डेटा है। मतलब है तो डेटा ABC, ये क्या है, सब डेटा ही है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, मीनिंगफुल नहीं है। तो ये डेटा है बट अनप्रोसेस्ड है। और अगर इसको प्रोसेस किया जाए और इससे कुछ फाइनल आउटपुट निकाला जाए, काम की चीज़ निकाली जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज, जिसे हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब कमांड, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। सीधी सी बात है, कंप्यूटर में जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम कमांड भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसेसिंग, तो डेटा पर ऑर्डर में किए गए वर्क को प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब जो हमारा डेटा है उस पर जब ऑर्डर में किया गया वर्क होता है, ठीक है, उसी को प्रोसेस कहा जाता है। क्योंकि जो प्रोसेसिंग होती है वो हम कहाँ करते हैं, डेटा पर ही करते हैं। ध्यान रखना, जब भी आप अपना कभी दिमाग लगाएंगे, चाहे कोई व्यक्ति हो या फिर वो कंप्यूटर ही क्यों ना हो, अगर वो प्रोसेसिंग, जैसे हम कुछ बैठे हैं, खाली बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं, तो अगर हम कुछ सोच भी रहे हैं तो सोचने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। मतलब किसी जगह के बारे में सोच रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ भी, कोई भी टॉपिक सोच रहे हैं, तो सोचने के लिए क्या होना चाहिए, डेटा। और उस डेटा पर हम जब सोचते हैं यानी कि प्रोसेसिंग करते हैं, तो वही हमारी प्रोसेसिंग, मतलब उसी को बोला जाता है प्रोसेसिंग। समझ में आ गई बात। तो डेटा पर ऑर्डर में किए गए वर्क को प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो जब भी आप किसी डेटा पर काम करेंगे उसी को प्रोसेसिंग कह देंगे। और जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, मतलब फाइनली सोचने समझने के बाद आप फाइनल एक आउटपुट पर पहुंचेंगे कि ये चीज़ होनी चाहिए, यानी कि आप फाइनली मेन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, तो क्या है, तो देखिए हार्डवेयर तो सीधी सी बात है कि कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट, जो कि हार्डवेयर मतलब उनको हम बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल कंपोनेंट जिन्हें हम उठा सकते हैं, टच कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं, ठीक, कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ, तो वो हमारे क्या हो गए, फिजिकल कंपोनेंट। फिर यहाँ पर बात करें सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की, तो देखिए इसको भी समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब सीधा है कि कंप्यूटर में ये कोई फिजिकल रूप में नहीं होता। अब कई लोग ये सोचते होंगे कि चलो एक काम करते हैं, मॉनिटर को या सीपीयू यानी मशीन को खोलते हैं और अंदर खोलते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर निकलेगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कहीं नहीं निकलने वाला, क्योंकि सॉफ्टवेयर सॉफ्ट रूप में है। सॉफ्ट रूप में मतलब कि वो एक प्रकार का प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, अभी हमने शायद एग्जाम्पल लिया था, ह्यूमन बॉडी है, तो अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में, ठीक है, अपने 10 फ्रेंडों की इमेज है, तो 10 फ्रेंडों की इमेज क्या उसका दिमाग खोलेंगे तो निकलेगी नहीं, वो एक डेटा के रूप में है, ठीक है, मतलब एक तरीके से प्रोग्राम है, समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर में भी क्या है, सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, जस्ट यानी सॉफ्ट रूप में ही होता है, ठीक है। और इसे बनाया कैसे जाता है, तो सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है प्रोग्राम करके। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए हार्डवेयर तो आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि हार्डवेयर को किसी ना किसी मेटल या किसी प्लास्टिक, ठीक है, या किसी सिलिकॉन मटेरियल से बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फिजिकल कंपोनेंट है। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना होता है, यानी कोडिंग लिखनी होती है, और जिस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है उस तरह का प्रोग्राम या फिर कोड लिखेंगे और हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा। तो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर मतलब एक ही बात है। सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम से मिलकर बनता है और प्रोग्राम जो है वो हम कोड करके लिखते हैं। कोडिंग किसी ना किसी लैंग्वेज में की जाती है, C++, जावा, ठीक है, पाइथन वगैरह वगैरह, 2500-3000 प्लस लैंग्वेजेस है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। मतलब अगर हमें वेबसाइट बनानी है तो अलग टाइप की लैंग्वेज है, अगर हमें एंड्रॉयड ऐप बनाने हैं तो अलग टाइप की लैंग्वेज है, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपर बनना है तो उसके लिए अलग टाइप की लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। और जो लैंग्वेज में कोड लिखे जाते हैं उसे प्रोग्राम बोलते हैं, और जब प्रोग्राम इसी तरह से कई सारे मिलके बनते हैं तो हमारा एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, और उस प्रोग्राम में जिस हिसाब से कोडिंग लिखी गई होगी वैसा सॉफ्टवेयर हमारा बनेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बार बार आपके आएंगे, समझ में आ गए होंगे। आगे यहाँ पर बात करें तो कंप्यूटर में कुछ मेन एलिमेंट के बारे में बताया गया है, और इसे हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आजकल तो ज़्यादातर एग्जाम जो है वो MCQ बेस्ड हो गए हैं। जब पहले डिस्क्रिप्टिव होता था तो ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता था, चाहे वो आपका कोई प्राइवेट एग्जाम हो या गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो कंप्यूटर में अगर कुछ प्रमुख एलिमेंट की बात करें, प्रमुख घटक का मतलब कुछ मेन एलिमेंट, जिसमें हमारा आता है CPU, मेमोरी यूनिट, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये कंप्यूटर के कुछ मेन भाग हैं, ठीक है, मेन एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कंप्यूटर एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो ये हमारा एक कंप्यूटर का डायग्राम है जिसमें इनपुट यूनिट की मदद से, यूनिट का मतलब इनपुट इकाई, अब इनपुट यूनिट में क्या आएगा, आपका कीबोर्ड, माउस, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं कंप्यूटर में, ये सब इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगी, इनपुट यूनिट हो गई, तो ठीक है, एक साइड में। और दूसरा यहाँ पर क्या है, आउटपुट यूनिट है। तो ये दो चीज़ें हो गई, मतलब दो अलग अलग टाइप के हार्डवेयर हो गए, ये कह सकते हैं, एक और दो। और तीसरे टाइप का हार्डवेयर होता है ये प्रोसेसिंग, जो CPU है ये क्या है, प्रोसेस डिवाइस होती है। और जो मेमोरी है ये चौथे टाइप की डिवाइस हो गई, स्टोरेज डिवाइस। तो कंप्यूटर में हमने आपको बताया कि दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, H+S, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के ही होते हैं, अभी हम आपको बताएंगे आगे। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4, और सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 2, बस इतनी सी बात है। हार्डवेयर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से
दो प्रकार के होते हैं। अब ये जो हार्डवेयर 4 प्रकार के होते हैं, पहला प्रकार इसमें क्या होता है, इनपुट यूनिट, दूसरा क्या होता है, आउटपुट कह सकते हैं, तीसरा क्या होता है हमारा सीपीयू यानी प्रोसेसिंग, और चौथा हमारा क्या होता है, स्टोरेज। समझ में आ गई बात। तो ये यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में बताया गया है, जिसमें इनपुट यूनिट और प्रोसेसिंग में क्या आएगा आपका, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, ये सीपीयू है, प्रोसेसिंग डिवाइस का काम करेगा। इसमें ये जो मेमोरी यूनिट है ना, ये प्राइमरी मेमोरी होती है, मतलब मेमोरी का मतलब स्टोरेज डिवाइस। अभी आपको हमने बताया था स्टोरेज डिवाइस भी कई प्रकार की होती हैं। अभी हमने जो बताया ना, हार्डवेयर क्या है आपके 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जब आप और अंदर जाएंगे तो चीज़ें और बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। मतलब वो उसकी एक हायरार्की होती है पर्टिकुलर। तो स्टोरेज डिवाइस में एक प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी होती। तो सेकेंडरी को हम एक्सटर्नल और प्राइमरी को हम इंटरनल मेमोरी या फिर वो प्रोसेसिंग के काम, इसलिए उसे प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत ही रखा जाता है। फिलहाल तो ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गया। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से डेटा इनपुट के रूप में सिग्नल जा रहा है सीपीयू में, वो मेमोरी में स्टोर हो रहा है, फिर वो कंट्रोल यूनिट से होते होते अगर ज़रूरत पड़ने पर सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है, और सीपीयू ज़रूरत पड़ने पर सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा निकालता भी है, और फाइनली हमें आउटपुट इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कौन सा पार्ट किसके साथ में कैसे जुड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आउटपुट यूनिट की मदद से अगर डायरेक्शन पलटी जाए तो पलट नहीं सकते। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप एरो का डायरेक्शन देखेंगे, इधर को भी है और उधर को भी है। इसका मतलब कि जो सीपीयू है वो सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस कर सकता है, मतलब डेटा भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है। लेकिन इनपुट यूनिट एक ही काम कर सकता है, मतलब सिर्फ डेटा भेज सकता है, रिसीव नहीं कर सकता, एक ही डायरेक्शन में। आउटपुट में सिर्फ डेटा आ सकता है, मतलब डेटा वापस नहीं जा सकता। ये चीज़ें होती हैं। और जो सीपीयू है इसमें सब देखिए एक दूसरे से चीज़ें क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। तो अगर जुड़ी हुई हैं चीज़ें हैं तो इसका मतलब वो दोनों डायरेक्शन में डेटा जो है वो फ्लो कर सकता है। और इनपुट और आउटपुट यूनिट में क्या है कि एक ही डायरेक्शन में डेटा जो है वो फ्लो करेगा। फिलहाल यहाँ पर ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं सीपीयू की, मतलब सीपीयू के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताया गया है कि ये है क्या। तो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर जो है मशीन है बेसिकली, जहाँ पर सोचने समझने की बात होती है, यानी जहाँ प्रोसेसिंग होती है उसे हम दिमाग कह सकते हैं। और ये प्रोसेसिंग कहाँ होती है, सीपीयू में होती है। सीपीयू का काम निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना होता है। सीपीयू को जो है वो निम्न 3 यूनिट से मिलकर बनाया गया है, एक सीयू, दूसरा एएलयू, तीसरा एमयू, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो थ्योरी है ना, तो ये आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको पढ़ना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। बाकी जब हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर मतलब आपको दिखाएंगे असेंबलिंग करना, तो वहाँ पर एग्जैक्टली बताएंगे सीपीयू क्या है, किस तरह से इसके कनेक्शंस वगैरह किए जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें तो सीपीयू जो है वो सीयू, एएलयू और एमयू 3 चीज़ों से मिलकर बना है। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और एमयू जो कि एक मेमोरी यूनिट होती है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। इनका यूज क्या है, ठीक है, पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ समझने वाली भी चीज़ें हैं और कुछ याद रखने वाली भी चीज़ें हैं। तो ये इतना क्लियर हो गया कि सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है। 3 चीज़ों से मिलकर बना है, सीयू, एएलयू और एमयू। अब सीयू का काम क्या होता है ये समझ लीजिए। सीयू का काम है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है, कैसे कि कहाँ से सिग्नल आ रहा है, कहाँ पर सिग्नल भेजना है, और उस डेटा को किस रास्ते से ले जाना है, किस रास्ते से पहुंचाना है, मतलब ये सारी चीज़ें होती है। रास्ता का मतलब कंप्यूटर को कभी भी आप अगर खोल के देखेंगे मदरबोर्ड वगैरह पे, तो उसमें कई सारी बसेस होती हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, बहुत सारे उसमें रास्ते होते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं। तो सीयू का काम यही होता है, हर एक चीज़ को मैनेज करना कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। ये इसका काम हो गया। एएलयू का काम क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका काम बेसिकली होता है कंप्यूटर में अलग अलग टाइप की कैलकुलेशन को करना, चाहे वो अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो या लॉजिकल कैलकुलेशन हो, ठीक है। कैलकुलेशन 2 प्रकार की होती हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। अर्थमेटिक का मतलब एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जैसे 5+4 का रिजल्ट क्या आएगा, 9। अगर हम कहें 2+3 तो 2+3 का रिजल्ट कितना आएगा, 2+3 का रिजल्ट आएगा 5। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब एडिशन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक कैलकुलेशन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अब ये इसका मतलब ये थोड़ी कि कंप्यूटर हर बार सिर्फ जोड़ ही घटा रहा होता है, नहीं। अब जैसे यहाँ पर हम अगर क्लिक करें, सपोज हमने माइनस के निशान पे या क्लोज के निशान पे क्लिक किया, तो क्या यहाँ पर कोई कैलकुलेशन चले, बिल्कुल हमें नहीं लगता। हमें लगता है कि बस क्लिक किया काम हो गया, लेकिन कंप्यूटर जो है उसे एज अ कैलकुलेशन काम करता है, मतलब कंप्यूटर हमेशा उस चीज़ को कैलकुलेट करता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। अभी यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करें तो आपको समझने में काफ़ी सारी दिक्कत होगी, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर आगे आपको कभी बता देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो गई, इसको मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन बोलते हैं इस प्रकार की। लॉजिकल कैलकुलेशन में क्या होता है, लॉजिकल कैलकुलेशन में जहाँ पर रिजल्ट हमारा बाइनरी में आता है, बाइनरी का मतलब 0 या फिर 1 में। 0 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। देखिए कई ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पर आंसर या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। कैसे, एग्जाम्पल के लिए आपने अपने दोस्त से, मतलब आपके दोस्त के नंबर जो है वो मान लेते हैं कि 39 है। कितने नंबर हैं उसके, 39, ठीक है। और एक क्राइटेरिया होता है कि अगर मतलब किसी भी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, नंबर हैं, वो अगर 33 से क्या हुए, 33 से कम हुए तो वो क्या कहलाएगा, फेल। क्या कहलाएगा, फेल। और अगर 33 से क्या हुए, ज़्यादा हुए तो क्या कहलाएगा, पास, यानी कि ट्रू कह सकते हैं। समझ में आई बात। तो इस केस में नंबर कितने भी हों, अब अगर सामने वाले स्टूडेंट के नंबर कितने 50, तो वो क्या होगा, इसका रिजल्ट आंसर क्या आएगा, पास। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, पी कह सकते हैं या ट्रू, यानी कि 1 कह सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ पर 1 का मतलब ट्रू या फिर पास, यानी पॉजिटिव फॉर्म में होता है। 1 का मतलब पॉजिटिव, 0 का मतलब एक तरीके से नेगेटिव। तो यहाँ पर स्टूडेंट के नंबर अगर 50 हैं तब भी वो क्या है, पास ही माना जाएगा। 60 हैं तब भी क्या होगा, पास होगा। 61 है तब भी क्या होगा, पास होगा। और या फिर अगर मान लेते हैं कि उसके नंबर कितने हैं, 30, तो 30 जो है वो 33 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, फेल। तो कुल मिलाकर के उसके मार्क्स कितने भी हों, डेटा इनपुट के रूप में जो भी मिल रहा है, 50 60 61 30 जो भी डेटा है, ये जो इनपुट मिल रहा है, ये कैसा भी हो, रिजल्ट इसका जो है वो ट्रू या फॉल्स, यानी कि दो में से किसी एक में ही आने वाला, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल कैलकुलेशन। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ALU जो है 2 प्रकार की कैलकुलेशन करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। फिर यहाँ पर जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो होते हैं, जिसको हम MU बोलते हैं, यानी मेमोरी यूनिट होती है, ये एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस ही है समझ लो। लेकिन ये ऐसी स्टोरेज डिवाइस नहीं है जहाँ पर हम अपना किसी प्रकार का कोई इमेज या ऑडियो या फिर वीडियो स्टोर करेंगे, नहीं। ये ऐसी मेमोरी होती है, MU यानी मेमोरी यूनिट, जो कि CPU के पास होती है। ये आपका CPU है, ध्यान देना इस बात पे। कई लोग नोटिस किया होगा कि जो आपका मॉनिटर होता है, मतलब इस तरह से कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये आपका माउस हो गया, और साइड में ऐसे CPU रखा होता है, डिब्बा टाइप का। तो इसको कई लोग CPU बोलते हैं, कई लोग क्या, ज़्यादातर इसको CPU ही बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली सही मायने में वो CPU नहीं होता, ये क्या है, एक मशीन है। ये क्या है, एक मशीन है। इस मशीन में अंदर मदरबोर्ड लगा है, पावर सप्लाई लगी हुई है, और रैम यानी मेमोरी लगी है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, कई अलग अलग पार्ट, फैन वगैरह लगे होते हैं। और ये फाइनली इसको बोलते हैं कैबिनेट, यानी कि ढांचा एक तरीके से। लेकिन फाइनली अपने आप में ये बनती है कंप्लीट मशीन। और इसी मशीन में अंदर मदरबोर्ड में एक छोटा सा पार्ट लगा होता है, इसी को बोला जाता है CPU या फिर प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। ये पार्ट होता है, ये सबसे कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट, महंगा, और कंप्यूटर का दिमाग इसी को बोला जाता है। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो ये होता है CPU। और CPU के कोर क्या है, i7 i5 क्या है, इसको हम समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी आपको समझने में दिक्कत होगी, है ना। जब कंप्यूटर असेंबलिंग की बात करेंगे तब हम बात करेंगे कौन सा CPU बेटर है और किस तरह से हमें चूज़ करना चाहिए जब भी आप अपने लिए सिस्टम खरीदें। तो ये सब पॉइंट हम तब समझेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये क्या है, CPU है। और ये CPU जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, वही CU, ALU और MU। इसी में MU यानी कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, जो कि कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। अब इस मेमोरी में डेटा किस तरह का स्टोर होता है, तो जब कंप्यूटर में कोई प्रोसेस चल रही होती है, उस समय का डेटा जो है वो कैश मेमोरी यानी कि CPU की मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। और ये एक CPU के सबसे नज़दीक होती है, इसीलिए इसमें स्टोर होता है। इसको हम मेमोरी वाले कॉन्सेप्ट में और डीपली समझेंगे कि मेमोरी कितने टाइप की होती है। फिलहाल अभी यहाँ पर ये इतना आपका क्लियर हो गया कि हाँ भाई, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, ये सब पॉइंट्स क्या होते हैं। इसको हमने डीपली इसीलिए बताया ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। जो लॉजिकल चीज़ें हैं, समझने वाली, समझाने वाली हैं, उनको हम समझा रहे हैं। जो याद करने वाली हैं, उन्हें आपको हम बताएंगे कि भाई ये सिर्फ याद करने वाली है, एक्सप्लेन करने कोई मतलब ही नहीं है। जैसे यहाँ पर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अब कई लोगों के दिमाग में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, मतलब इसका भी एग्जैक्ट आंसर है। कैसे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को किस तरीके से बांटा जाए। तो कंप्यूटर को 2 तरीके से बांटा गया, 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया। कैसे, एक हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, यानी कि काम करने के आधार पर। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी आकार के आधार पर, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो कंप्यूटर को 2 कैटेगरी में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसका क्या मतलब हुआ, तो अगर जनरली आपसे कोई ये पूछता है कि बताओ भाई कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे, 2 प्रकार के, नहीं, ठीक है। उसमें 2, ये तो कैटेगरी हो गई। कंप्यूटर अगर पूछता, कोई ये पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा वो कि जो है कंप्यूटर
कंप्यूटर वर्क यानी काम के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं या साइज के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर उसने सवाल यही पूछा है कि सिर्फ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं बताओ, तो वहाँ पर आपको यही बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क यानी काम करने के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, यही आंसर देना है। और अगर उसने पूछा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो साइज के हिसाब से अलग मतलब और आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, वो होते हैं मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर, इस तरह के। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क का मतलब कि काम करने के आधार पर, क्योंकि कंप्यूटर हम किसको बोलेंगे, कंप्यूटर हम उसे बोलेंगे जो एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या फिर कोई ऐसी मशीन है जो हमारा काम आसान कर रही है, कुछ ऐसी कैलकुलेशन कर रही है जो कि मतलब हम उसे कंप्यूटर की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आगे बताया गया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, यानी काम करने के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब इसका क्या मतलब है, एनालॉग कंप्यूटर किसको बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो भौतिक यानी फिजिकल मात्राओं को मापने का काम करते हैं, जैसे ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई आदि, ठीक है। इन सब चीज़ों को मेजर करने का काम कौन करता है, एनालॉग कंप्यूटर। अब मेजर करने का मतलब, ताप का मतलब क्या, टेम्परेचर यानी कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है, और दाब यानी कितना दबाव है, प्रेशर कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, या मतलब इन चीज़ों को मेजर करने का काम कौन करेगा, एनालॉग कंप्यूटर करेगा। ध्यान से समझना, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर इन चीज़ों को मेजर करेगा जो फिजिकल कंपोनेंट है, ठीक है। फिजिकल कंपोनेंट का मतलब यही, अब जैसे टेम्परेचर है या प्रेशर है, तो ये सब फिजिकली चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं, बिल्कुल फिजिकली हैं। अब जैसे अगर हमें मान लेते हैं पेट्रोल मापना है, पेट्रोल को मेजर करना है, 1 लीटर है या 2 लीटर है या 5 लीटर है, या कोई चीज़ हमें मतलब उसका वेट निकालना है, तो वेट निकालेंगे तो वो सारे कंपोनेंट क्या होंगे, वो सारी चीज़ें फिजिकली होंगी ना। तो अगर उसे मेजर करने के लिए, नापने के लिए कोई डिवाइस या कोई सिग्नल या कोई कंप्यूटर ऐसा कुछ है, तो उसे हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। ध्यान से समझ लो इस बात को, ठीक है। और कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो उनके दिमाग में मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर, मतलब जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो दिमाग में आता है, बट ऐसा नहीं है। कंप्यूटर का मतलब सीधा जो मतलब किसी ना किसी तरह से, मतलब मशीन तो चलो बोलेंगे ही, मशीन तो है ही है कंप्यूटर, ठीक है, लेकिन अगर वो कैलकुलेशन कर रही है, ठीक है, तो वो डिजिटल कंप्यूटर हो गया। अगर वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा बल्कि चीज़ों को मेजर करने का काम कर रहा है, तो वो एनालॉग कंप्यूटर हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, कंप्यूटर, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें कीबोर्ड लगा होना चाहिए, माउस लगा होना चाहिए। अब जैसे एटीएम मशीन होती है, अब एटीएम मशीन तो सभी लोगों ने चलाई होगी, तो एटीएम मशीन में जब आप जाते हैं, अपना एटीएम लगाते हैं, पिन डालते हैं, पैसे निकलते हैं, तो क्या वहाँ पर कंप्यूटर नहीं होता, बिल्कुल कंप्यूटर होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कंप्यूटर, वहाँ पे कुछ कीबोर्ड या माउस जैसा ऐसा कुछ तो था नहीं, लेकिन सही मायने में एटीएम मशीन जो है कंप्यूटर ही होता है, और यही हमारा कंप्यूटर होता है जो हम लोग नॉर्मली घर में यूज करते हैं। बस वहाँ पर आपके बड़े से कीबोर्ड की जगह छोटा सा कीबोर्ड होता है या फिर टच स्क्रीन होती है, ठीक है। माउस उसमें मान के चलिए नहीं होता है, जो कंपोनेंट जरूरी हैं वो होते हैं। कंप्यूटर का मतलब क्या, वहाँ पर भी तो प्रोसेसिंग चल रही है, डिजिटल प्रोसेसिंग चल रही है। तो एटीएम मशीन में भी क्या है, कंप्यूटर ही यूज़ हो रहा है, जो हम लोग के घर में नॉर्मली होता है वैसा ही कंप्यूटर है, ठीक है। काम करने का भी तरीका वही है, दिखने में वैसा नहीं है, बस इतना सा मतलब अंतर होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर ये दिखने में भी अलग होता है और इसकी वर्किंग भी अलग होती है, क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल पर काम करता है। कौन सा सिग्नल पर, एनालॉग सिग्नल पर। एनालॉग सिग्नल का जो वेव होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये एनालॉग सिग्नल होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर हमेशा एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं, जो फिजिकल एंटिटी को मेजर करने का काम करते हैं, ठीक है, जो फिजिकल यूनिट होती हैं आपकी। नेक्स्ट यहाँ पर है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं घरों में, ये डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, कैलकुलेशन का काम करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं वो 0 या 1 में, मतलब बाइनरी में सिस्टम होता है इसका। 0-1 का मतलब होता है कंप्यूटर की ये लैंग्वेज होती है। ध्यान से समझना इस बात को, डिजिटल कंप्यूटर हमेशा 0 या 1 पे काम करते हैं, ठीक है। 0 और 1 का मतलब होता है, 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। अब चूंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब ये है कि ये सिर्फ ऑन या फिर ऑफ को ही समझती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके घर में फ़ैन लगा है, ये फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। एक सेकंड, फ़ैन गलत बन गया, ऐसे नहीं, ये फ़ैन है मान लेते हैं, ठीक है। ये फ़ैन है और बटन यहाँ से आपने ऑन की, स्विच ऑन किया, तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो यहाँ से एक सिग्नल जनरेट हुआ 1, मान लेते हैं। क्या जनरेट हुआ, 1 का मतलब ट्रू। ट्रू यानी कि फ़ैन ऑन हो गया, फ़ैन क्या हो गया, ऑन हो गया, घूमने लगा, चल रहा है, मोटर चल रहा है, वहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जब यहाँ पर बटन आपने ऑफ कर दी, तो बटन आपने ऑफ की यानी कि सिग्नल जनरेट हुआ, मान लेते हैं 0 यानी ऑफ हो गया, तो फैन ऑफ हुआ, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर सप्लाई बंद हो गई और फैन आपका जो है, पंखा जो आपका है वो बंद हो गया।
तो यहाँ पर दो ही चीज़ें हो रही हैं, मतलब आपने बटन यानी स्विच ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, तो ऑन करने पर 1 और ऑफ करने पर सिग्नल 0 जा रहा है। तो ये एक तरीके से मैनुअल कंट्रोल है। ये क्या है? मैनुअल कंट्रोल है। यहाँ पर आपको मैनुअली अपने हाथों से बटन को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। कोई ऐसी डिवाइस हो, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा सिग्नल हो जो इस बटन को अपने आप से ऑन ऑफ कर सके, तो वो क्या कहलाएगा? वो फिर डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो रहा है और वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की मदद से हो रहा है। यहाँ पर आप मैनुअली दबा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि डिजिटल कंप्यूटर जो है, यानी जो आप ये कंप्यूटर सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें भी कुछ नहीं होता, सिर्फ 0 और 1 ही होता है, बस 0 1 0 1। कंप्यूटर हर समय ऑन ऑफ ही हो रहा होता है। हालांकि ये बहुत ही डीपली बात है, हो सकता है आपको समझना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं और डिजिटल सिग्नल में क्या होता है? 0 और 1, और दिखने में कैसा होता है? ऐसा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है, या तो ऑफ होगा यानी 0, या तो ऑन होगा यानी 1, मतलब सीधा स्ट्रेट। ये इसका मतलब क्या है? 0, और इसका मतलब क्या है? 1। ये क्या है? 0, ये क्या है? 1। मतलब या तो ऑन है या तो ऑफ है, बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये होता है डिजिटल सिग्नल। और एनालॉग सिग्नल क्या होता है? देखिए, एनालॉग सिग्नल में इसका जो सिग्नल होता है, इसकी स्टेट कभी स्ट्रेट नहीं होती, मतलब फिक्स नहीं होती। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर अगर 0 मान लें, ठीक है, और यहाँ पर क्या माने? 1, तो 0 और 1 के बीच में चूंकि स्ट्रेट नहीं है, तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर इसको हम 0 मान ले और इसको 255 मान ले, मैक्सिमम 255 और मिनिमम 0, तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 0, तो यहाँ पर मान लेते हैं 10 होगा, यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर 30 होगा, ऐसे करते करते 255 तक आप जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये होता है एनालॉग सिग्नल, जहाँ पर कुछ ही फिक्स नहीं होता, इसीलिए इसे फिजिकल एंटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। जबकि डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि कैलकुलेशन का काम होता है, जहाँ पर 0 1 से ही हमारा काम होगा, यानी बाइनरी लैंग्वेज से होगा, डिजिटल सिग्नल से होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके एग्जाम्पल वगैरह बताए गए हैं कि डिजिटल कंप्यूटर में आपका क्या क्या आएगा। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि ये बिजली से चलेगा, जरूरी थोड़ी है। जैसे टेम्परेचर होता है, आपका थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर जिससे बुखार वगैरह मेजर किया जाता है। कई सारे डिजिटल मतलब टेम्परेचर मीटर भी हैं, फिलहाल कई सारे ऐसे हैं जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो टेम्परेचर मेजर करने का काम करते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो वो एक तरीके से एनालॉग कंप्यूटर ही है, मतलब एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं, ठीक है। उसी को एनालॉग सिग्नल बोला जाता है, जो एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर उसे बोला जाता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन हो। बस इतनी सी बात है। हाइब्रिड किसको कहेंगे? जहाँ पर एनालॉग डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बस। और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ें, तो यहाँ पर बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन दिस साइज। अब अगर साइज की बात करें तो साइज का मतलब ये है कि भाई काम करने की क्षमता और कितने महंगे हैं, कितने सस्ते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उसकी बात आ जाती है, और कुछ नहीं है। जैसे हम लोग के घरों में जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, छोटे, ठीक है, काम करने के लिए बनाए गए होते हैं। और यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा। और माइक्रो कंप्यूटर में भी आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, ये सब किस में आएगा? माइक्रो कंप्यूटर में आएगा। और ये माइक्रो कंप्यूटर खुद क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है, ध्यान रखना। ये क्या है? एनालॉग है, डिजिटल। तो डिजिटल माइक्रो कंप्यूटर ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बताना, ठीक है। तो इसमें पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर अलग अलग टाइप के कंप्यूटर बताए गए हैं। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप के बारे में बताया गया। इसमें CPU होता है, मॉनिटर होता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप पढ़ करके समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब यहाँ पर देखिए स्पीकर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU सब अलग अलग रखा है। इन्हीं सब पार्ट को छोटा कर दिया गया, एक में डाल दिया गया, उसी को हमने लैपटॉप बोल दिया, जिसमें इनबिल्ट बैटरी है, ठीक है, कहीं भी आप ले जा सकते हैं। लैपटॉप उससे थोड़ा और छोटा और नोटबुक टाइप का हो गया, ठीक है, समझ सकते हैं। टैबलेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन भी आपका जो है वो माइक्रो कंप्यूटर में ही आएगा। मिनी कंप्यूटर हो गया। मिनी कंप्यूटर जो है ये थोड़ा बड़े कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर रूम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि एक एक कंपनी में 200 कंप्यूटर लगे हैं, 300 कंप्यूटर लगे हैं, तो हर कंप्यूटर के लिए सेपरेट मशीन लगाना ये काफ़ी खर्चीला होता है। मान लेते हैं कि 200 कंप्यूटर लगे हैं किसी कंपनी में, तो 200 कंप्यूटर लगे होने का मतलब है कि 200 मशीन लगी हैं, जहां पर 200 बार अगर कभी विंडो डालनी हुई, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हुआ, तो हमें अलग अलग सिस्टम को बार बार मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं कि एक बड़ा मशीन लगा देते हैं, मतलब बड़ी मशीन लगा देते हैं, मिनी कंप्यूटर जिसको कह सकते हैं। और ये क्या करेगा, सारे के सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क के थ्रू, एक लोकल नेटवर्क बना करके सभी कंप्यूटर हम उसी से कनेक्ट कर देंगे, फिर मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो मिनी कंप्यूटर है ये आपका सर्वर के रूप में काम में लिया जाता है कंपनियों वगैरह में, और इसी से सभी कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए जाते हैं, फिर मैनेज करना आसान हो जाता है, ठीक है, एक नेटवर्क के माध्यम से।
फिलहाल यहाँ पर नीचे बात करें, बाकी ये देखिए पढ़ने वाली चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे बढ़े तो बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर ये उससे भी बड़े कंप्यूटर होते हैं और कुछ नहीं, ये भी एज अ सर्वर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये कुछ अलमारी टाइप का यहाँ पर साइज़ जो है वो दिखाया गया है, अलमीरा टाइप का, तो ये आप पढ़ लें, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट यहाँ पर सुपर कंप्यूटर जो है ये और भी एडवांस कंप्यूटर होते हैं, सबसे हाईएस्ट जिनका यूज जो है वो खास करके मतलब साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर बात करें DRDO वगैरह में, ठीक है, नासा वगैरह में, तो यहाँ पर ये सुपर कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। मतलब कंप्यूटर का मतलब क्या, हमने आपको बताया ना कि जो मशीन है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है वो कंप्यूटर है। अब जैसे जैसे उसकी आप एफिशिएंसी बढ़ाते चले जाएंगे, कैपेसिटी बढ़ाते चले जाएंगे, वो महंगी होती जाएगी, ठीक है, फिर उसको जरूर थोड़ी सभी लोग यूज करें। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, जैसे भाई कंप्यूटर की स्पीड होती है, अपनी स्पीड का मतलब कंप्यूटर काफ़ी तेज़ काम करता है, अच्छी बात है। और कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की स्पीड होती है उसे हर्ट्स में मेजर किया जाता है। अब देखो किसी भी चीज़ को मेजर किया जा सकता है, जाहिर सी बात है। तो जैसे हम अगर मान लेते हैं कि हमें पानी को या फिर मिल्क यानी दूध को अगर मेजर करना है, मापना है, तो हम कैसे मापते हैं, लीटर में। तो लीटर क्या है, यानी LTR आपकी लीटर क्या है, एक यूनिट है। उसी तरह से प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करने के लिए मेजर करने की जो यूनिट है वो क्या है, हर्ट्स, ठीक है, वो क्या है, हर्ट्स होती है, ये होती है हर्ट्स। अब हर्ट्स में भी आपका मेगा हर्ट्स होता है, गीगा हर्ट्स होता है। जैसे केजी एक यूनिट होती है, केजी यानी कि किलोग्राम, तो किलोग्राम में क्या होता है आपका ग्राम भी आता है, मिलीग्राम आता है, ठीक है, इसके ऊपर बढ़ेंगे तो क्विंटल आता है। इसी तरीके से हर्ट्स क्या है, एक यूनिट है जिसकी छोटी और बड़ी यूनिट अवेलेबल होती है। फिलहाल आगे बढ़े तो यहाँ पर एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता, कंप्यूटर हमेशा जो है वो एक्यूरेसी के साथ में काम करता है, कभी भी कोई गलती नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक है, कभी भी कोई गलती नहीं करता। और अगर मान लेते हैं किसी तरह से आपको लग रहा है कि हमने कुछ कंप्यूटर को सिग्नल दिया, कंप्यूटर ने हमें गलत रिजल्ट दिया है, तो वो गलती आपकी नहीं, वो गलती किसकी होगी, मतलब वो गलती कंप्यूटर की नहीं, वो गलती किसकी होगी, ह्यूमन की, यानी व्यक्ति की, जिसने उस सॉफ्टवेयर को बनाया, जिसने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, ये उसकी गलती होगी। क्योंकि कंप्यूटर कुछ अपनी तरफ से सोच समझ ही नहीं सकता, तो जो अपनी तरफ से वो सोच समझ नहीं सकता तो वो गलती भी नहीं करेगा, ठीक है। AI की अलग बात है। AI में हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर ये अपनी तरफ से सोच समझ सकता है लेकिन एग्जिस्टिंग डेटा पर, ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी दिमागदार तो है वो लेकिन आर्टिफिशियल यानी बना के डाला गया, तो बना के डाला गया तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। फिर यहाँ पर बात करें मल्टी टैलेंटेड, तो मल्टी टैलेंटेड यानी कि हर एक काम को कर सकता है, सीधी सी बात है। मेमोरी का मतलब कंप्यूटर में डेटा को हम आराम से स्टोर कर सकते हैं, कितना भी डेटा हो स्टोर किया जा सकता है, कंप्यूटर उसे आसानी से याद भी रख सकता है। फिर यहाँ पर डिलीजेंस यानी कि कंप्यूटर जो है वो परिश्रमशील है, कभी थकेगा नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर हॉनेस्ट यानी ईमानदारी। अब थकने का मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर को आप जो है वो 5 से 6 दिनों तक लगातार उसको ऑन छोड़ दें और फिर बोले कि थक गया, नहीं, वो थकना अलग है। अगर आप कंप्यूटर को 5 से 6 दिन तक या 2-3 दिन तक ऑन करके बराबर छोड़ देंगे तो कंप्यूटर में हीट या फिर किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से हार्डवेयर कंपोनेंट खराब हो जाएंगे, है ना, तो वहाँ पर वो कंप्यूटर की गलती थोड़ी हुई, मतलब ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि कंप्यूटर कामचोर है। नेक्स्ट यहाँ पर हॉनेस्ट यानी ईमानदारी। यूज़र फ्रेंडली का मतलब कंप्यूटर को चलाना आसान है। तो ये कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर में कुछ कमियां हैं, जैसे नो आईक्यू। नो आईक्यू मतलब अपनी तरफ से वो कुछ सोच समझ नहीं सकता। नो फीलिंग, कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं है, आज तक अभी तक कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं है और फ्यूचर का भी कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गए। फिर यहाँ पर आता है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करें तो ये कोई लॉजिकल टॉपिक नहीं है। यहाँ पर मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री है तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, मतलब आपको पढ़नी है बस, और कुछ नहीं। कब क्या बनाया गया, कैसे बनाया, कैसे बना, किस तरह से काम करता था, बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको हम बताएंगे भी तब भी जस्ट पढ़ करके बताएंगे, तो ये आप खुद ही पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर देना। तो जैसे यहाँ पर कुछ मेन चीज़ों की बात कर लेते हैं। अबेकस जो कि एक कंप्यूटर था। अब कई लोग सोचेंगे अबेकस ये कंप्यूटर क्या है, किस तरह से है, क्या ये मशीन से चलता है? नहीं, हमने क्या बताया, कंप्यूटर मतलब मशीन, वो जो हमारे काम को आसान कर दे उसे हम मशीन कह सकते हैं या कंप्यूटर भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो अब अबेकस देख पा रहे हैं ना, ये पहला कंप्यूटर माना जाता है हिस्ट्री का। तो ये क्या बिजली से चलता है? नहीं, ठीक है। क्या ये डिजिटल है? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बस ये क्या था, एक लकड़ी का फ्रेम है और उस लकड़ी के फ्रेम में एक कुछ सरिये पड़े हैं या तार पड़े हुए हैं, उन तार में कुछ गोलियां पड़ी हैं और उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बस उसी को हमने बोल दिया कंप्यूटर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है कंप्यूटर, किस टाइप का? ऐसा नहीं है। देखिए आप सोच करके देखिए,
जब कोई मशीन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, तो अगर कुछ ऐसी चीज़ हो जहाँ पे कैलकुलेशन वो आसान करे तो उसको हम मशीन बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। जैसे आपकी हाथ की उंगलियाँ होती हैं, ठीक है, ये आपका हाथ हो गया और ये आपकी हाथ की 5 उंगलियाँ हो गई। समझ में आई बात? अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि हमें कुछ याद करना हुआ, मतलब कुछ नंबर्स जोड़ने घटाने हुए, तो हम अक्सर जो है वो छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए उंगलियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? बिल्कुल, हम छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए उंगलियों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम आसान हो गया कि नहीं? अगर हम सपोज उंगलियों का इस्तेमाल ना करें तो गलती हो सकती है। उंगलियों का इस्तेमाल करने पर गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम अगर आसान हो रहा है तो इसी को हम कंप्यूटर कह सकते हैं। बस आप ऐसा समझ लीजिए कि अबेकस कुछ इसी टाइप का कंप्यूटर था। और शुरुआती के कंप्यूटर सभी ऐसा थोड़ी कि जब कंप्यूटर बनाने की शुरुआत हुई थी तभी इमेजेस और ऑडियो वीडियो ये सब हो गया था, नहीं, ठीक है। तब कुछ अलग सिस्टम था, जब आप इसको हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये अबेकस हो गया। पास्कल मतलब ये भी एक कंप्यूटर ही कह सकते हैं, ठीक है, ये भी मतलब कंप्यूटर था, कैलकुलेशन करता था। फिर यहाँ पर चार्ल्स बेबेज का डिफेंस इंजन, ठीक है। अब ये क्या है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो समझ लीजिए। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अब ये क्या है, मतलब इनको मतलब जो है फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए क्योंकि आधुनिक कंप्यूटर जो आजकल के कंप्यूटर हैं, तो आजकल के कंप्यूटर में क्या है? आजकल के कंप्यूटर में हमने आपको बताया इनपुट है और क्या है? प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है और आउटपुट है, ठीक है। इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट, ये 4 चीज़ें हैं। तो ये चारों चीज़ों की जो थ्योरी थी वो किन्होंने दी थी? चार्ल्स बेबेज ने। सीधी सी बात है, मतलब इन चारों चीज़ों को इंट्रोड्यूस किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। एक मशीन ऐसी बनाई जहाँ पर ये सारे काम हो रहे थे। लेकिन सारे काम हो रहे थे इसका मतलब ये नहीं कि कीबोर्ड, माउस या सीपीयू ऐसा कुछ था, ऐसा नहीं था। मतलब इन 4 कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, भले ही वो मैनुअली थे, मतलब पेपर का यूज करके कोडिंग भी लिखी गई। तो इसीलिए जो है मतलब यहाँ पर फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, क्योंकि 4 ये कॉन्सेप्ट जो थे, ये मेन कॉन्सेप्ट थे। इनके बिना कंप्यूटर में चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। अगर कंप्यूटर में जस्ट स्टोरेज नहीं होती तो फिर उसका कोई मतलब नहीं था। अगर हम इनपुट नहीं दे पाते तब भी कोई मतलब नहीं था। प्रोसेसिंग नहीं होगी तब भी कोई मतलब नहीं। आउटपुट नहीं आएगा तब भी कोई मतलब नहीं है। तो ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कंप्यूटर को बनाने के लिए, ठीक है। तो इनको इंट्रोड्यूस किया किसने? चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा गया। ये चार्ल्स बेबेज का एक डिफरेंस इंजन है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से मशीन थी। शुरुआत के कंप्यूटर जो बने, ठीक है, जो प्रोसेसिंग करते थे वो बहुत ही बड़े साइज के होते थे, एक रूम के बराबर के साइज के होते थे। रूम के बराबर के साइज होते थे मीन्स कि वहाँ पर जो काम हो रहा था ना प्रोसेसिंग का, वहाँ पर सीपीयू, आज के जैसा सीपीयू या रजिस्टर्स या फिर आईसी ऐसा कुछ नहीं था। तो उसको मशीन को मतलब चलाने के लिए ऐसे कंपोनेंट चाहिए होते थे जहाँ पर बिजली भी लगती थी और उस मशीन को ठंडा भी किया जाता था, उसके लिए भी कूलेंट लगता था, ठीक है। तो इसीलिए मशीन का साइज ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता था। और यहाँ पर एक पॉइंट तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी पार्ट को जितना छोटा करते जाएंगे हीटिंग जो है उसकी बढ़ती जाएगी। इसीलिए लैपटॉप या डेस्कटॉप में कंपैरिजन करें तो लैपटॉप जो है वो आपके ज़्यादा हीट होते हैं जबकि डेस्कटॉप हीट नहीं होते, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप अलग अलग कंप्यूटर जो है वो पढ़ सकते हैं इनके बारे में। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा एआई की मदद ले सकते हैं, ठीक है, गूगल वगैरह कर सकते हैं, समझ जाएंगे। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आपको अपने आप से पढ़ना है। जनरेशन कंप्यूटर की बात करें, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो जनरेशन का मतलब यही है कि कंप्यूटर शुरुआत से लेकर के अभी तक बहुत सारे बने, तो उसमें से टेक्नोलॉजी के आधार पर, ध्यान देना, टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर को अलग अलग जनरेशन में बांट दिया गया। हमने कह दिया कि भाई ये कुछ ऐसे कंप्यूटर थे जो कि अलग टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करते थे तो उनको फर्स्ट में रख दिया। फिर टेक्नोलॉजी अपडेट हुई तो उसको हमने सेकंड जनरेशन माना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती गई हम उसको जनरेशन में बांटते चले गए। तो फर्स्ट जनरेशन में मेन क्या था? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? मतलब ये बेसिकली प्रोसेसिंग के लिए, ये वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसिंग डिवाइस है। तब ये प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये यहाँ पर आप वैक्यूम ट्यूब देख पा रहे हैं, ठीक है। ये वैक्यूम ट्यूब कुछ इस टाइप से दिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में आपका आया था ट्रांजिस्टर, जो कि मान के चलिए उसका लेटेस्ट वर्जन आज भी यूज होता है। मतलब ट्रांजिस्टर को धीरे धीरे अपडेट किया गया। मतलब ट्रांजिस्टर की बात करें, देखिए ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेकिन आजकल जो हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं आईसी वगैरह, तो ये ट्रांजिस्टर का ही एक अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर हो गया, सेकंड जनरेशन में यूज़ किया गया। आप देख सकते हैं ये इस टाइप से ट्रांजिस्टर होते हैं। थर्ड जनरेशन में ये सब प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड में आईसी आ गया, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड जनरेशन में आईसी यूज़ किया गया जो कि ट्रांजिस्टर का ही एक अपडेटेड वर्जन था। और फिर आईसी के बाद आपका आया फोर्थ जनरेशन में यहाँ पर VLSI, ठीक है। VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
अब ये भी आईसी का ही एक ग्रुप था, बस ये था कि एक छोटी सी जगह पर कई सारी आईसी, मल्टीपल आईसी लगा दी गई, तो उसी को बोल दिया जाता है कि ये VLSI हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 5th जनरेशन में आपका आ गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि ULSI, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आई और कई सारी चीज़ें हैं। तो आज की डेट में हमारा 5th जनरेशन जो है वो चल रहा है। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो ये जनरेशन और हिस्ट्री आप पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर है IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? तो IT गैजेट्स मतलब कंप्यूटर में देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, कई सारी ऐसी डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे गैजेट्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया है। कुछ ऐसे गैजेट और यानी डिवाइसेस, कुछ ऐसी मशीनें जिनका काम, ठीक है, IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस यानी उनके काम बताए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सेल फोन, टेलीविजन, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर। अब इनके बारे में हमको पता तो वैसे है, लेकिन अब चूंकि थ्योरी है तो थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, तो यहाँ पर इसमें भी कुछ टेक्निकल जैसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं। IT गैजेट्स की लिस्ट दी गई है, ये सब गैजेट होते हैं। गैजेट का मतलब मशीन, ठीक है, मतलब नॉर्मली हम बोलते हैं। फिर यहाँ पर कंप्यूटर का अलग अलग फील्ड में वर्क बताया गया कि अलग अलग तरीके से हम कंप्यूटर को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का दैनिक जीवन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ये यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं, क्योंकि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यहीं से हमारा स्टार्ट होगा। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं और अलग अलग टाइप के जो हार्डवेयर हैं इनका क्या यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और अलग अलग सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, ये सब हम अगली वीडियो में समझने वाले हैं। मेमोरी वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो में फाइनली हमने कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये सब हमने समझा है। कंप्यूटर की वर्किंग समझी। अब हम अलग अलग पार्ट को, यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर अलग अलग टाइप के और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप के, इनको हम लेक्चर नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।